नमस्कार दोस्तों। सोचो एक पल के लिए आप अपने घर में आराम से खेल रहे हैं। अचानक एक बाहर का आदमी आता है। पहले वह आपसे दोस्ती करती है, फिर धीरे धीरे आपके खिलौने ले लेता, आपकी अलमारी पर कब्जा कर ले और अंत में आपको ही आपके घर से बाहर निकाल देता। कैसा लगेगा? बहुत बुरा ना? यही हुआ था हमारे प्यारे भारत के साथ, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गुलाम बने और कैसे हमारे वीरों ने अपनी जान देकर हमें आजाद कराया। यह कहानी है 200 साल के दर्द की और फिर जीत की। करीब 400 साल पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। हमारे पास मसाले थे, रेशम के कपड़े थे और हीरे जवाहरात थे। पूरे यूरोप के लोग हमारे यहाँ व्यापार करना चाहते थे। 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजों की एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत आए सिर्फ सामान खरीदने और बेचने। उन्होंने हमारे राजाओं के सामने हाथ जोड़े, तोहफे दिए और व्यापार की इजाजत मांगी, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। वे धीरे धीरे हमारे राजाओं को आपस में लड़वाने लगे। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। यह अंग्रेज ने हमें तलवार से नहीं बल्कि धोखे से हराया। उन्होंने हमारे ही सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी लूट। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज ने हमसे कितना पैसा चुराया? सालों तक दुनिया को झूठ बताया गया है कि अंग्रेज ने भारत में रेलवे बनाई और हमें आधुनिक बनाया, लेकिन सच्चाई उसके उल्टा है। भारत के विकास के नाम पर अंग्रेज ने इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया। मशहूर अर्थशास्त्री उषा पटनायक ने अपनी रिसर्च लूट का पर्दाफाश किया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 1765 से 1938 के बीच अंग्रेज ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की दौलत लूटी। अगर इसे भारतीय रुपए में बदले तो यह रकम 3000 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। लेकिन उन्होंने यह सब किया कैसे? उन्होंने डाका नहीं डाला बल्कि बड़ी चालाकी से हमारे सिस्टम को इस्तेमाल किया। ये भारतीयों से भी टैक्स वसूलते थे और उसी टैक्स के पैसे से हमारे किसानों का कीमती रेशम, मसाले और अनाज खरीद लेते। यानी सामान भी हमारा और पैसा भी हमारा, और फिर उन सामान को विदेश में बेच देता था। लेकिन हिंदुस्तान चुप बैठने वाले में से नहीं थे। 1857 में एक चिंगारी मंगल पांडे नाम के एक फौजी ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया। तभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हुई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधा, हाथ में तलवार ली और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। हालांकि उस समय हम जीत नहीं पाए, लेकिन अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया कि अब भारत जाग चुका है। वक्त बीतता गया और आजादी की लड़ाई के दो रास्ते बन गया। एक रास्ता था महात्मा गांधी का। वे कहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने बिना हथियार उठाए सत्याग्रह किया। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा और पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। दूसरा रास्ता था हमारे लीडर क्रांतिकारियों का, भगत सिंह, जिन्होंने 22 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेजों उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, और उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मारकर अपनी बात पूरी की। और फिर आए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने विदेशों में जाकर अपनी फौज बनाई। लाखों कुर्बानियों के बाद आखिर वे दिन आया। 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन भारत आजादी की सुबह देख रहा था। हमारा तिरंगा पहली बार शान से लहराया था। हालांकि हमें एक दुख भी थी कि हमारा देश दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया, जिसने बहुत से लोगों अपने घर और परिवार छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, आज हम जो आजादी से स्कूल जाते हैं, पार्क में खेलते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, या हमें मुफ्त में नहीं मिलती। इसके पीछे भगत सिंह की शहीद और झांसी रानी की बहादुरी और गांधी जी का त्याग। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम लड़े नहीं बल्कि मिलजुल कर रहे और अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। इतिहास पर सवाल उठाया जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो क्या सच में भगत सिंह को बचा सकते थे? इस बात में कितनी सच्चाई था आखिर? मैं पूरे डिटेल में समझा रखा हूँ इस वाले वीडियो पर। यहाँ पर क्लिक करके जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको अपने देश के वीरों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और
कमेंट में बड़े गर्व के साथ जय हिंद लिखें और सब्सक्राइब करें और हर बच्चे तक यह कहानी पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।